मैं राम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय विदेश नीति में राजीव गांधी का योगदान या राजीव गांधी युग में भारतीय विदेश नीति जो 1984 से 1989 तक के दौर की है, यह विषय BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के अध्ययन कोर्स में शामिल है। आज के हमारे अध्ययन का विषय इस वीडियो में यही रहेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत छठे प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीव गांधी जी द्वारा पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने 21वीं सदी के आह्वान या आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय विदेश नीति में परंपरागत विदेश नीति को छोड़ते हुए या कुछ परिवर्तन करते हुए नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया। इसे हम मोटे रूप में चार विषयों पर विशेष जोर देती है, जिसे निःशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद उन्मूलन, विकास एवं शांति की कूटनीति। ये चार शब्द राजीव गांधी की विदेश नीति के मुख्य बिंदु थे। क्योंकि ये चारों शब्द अंग्रेजी के D शब्द से निर्मित होते हैं, इसलिए इसे 4D के नाम से जानते हैं। वैसे राजीव गांधी जी द्वारा अपनी विदेश नीति को और आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से जिन बिंदुओं को विशेष महत्व दिया या जिनके माध्यम से विदेश नीति को और बढ़ाने का प्रयास किया, उन बिंदुओं को हम व्याख्या के रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति इस प्रकार से आगे बढ़ी। इसमें आता है निःशस्त्रीकरण और परमाणु बम। अर्थात जनवरी 1985 में राजीव गांधी ने नई दिल्ली में 6 राज्यों का एक सम्मेलन आयोजित कराया। 6 राज्यों का सम्मेलन से यहाँ राज्यों से अर्थ होता देशों से, जिसमें भारत है, अर्जेंटीना है, स्वीडन है, यूनान, मैक्सिको और तंजानिया। सभी ने मिलकर के निर्णय किया कि परमाणु बम अस्त्रों को सदा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही साथ राजीव गांधी जी ने अमेरिकन कांग्रेस में एक भाषण करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष को युद्ध मुक्त रखने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास 10 वर्ष पहले से ही परमाणु बम बनाने की क्षमता है, परंतु भारत के सिद्धांतों से समझौता न करते हुए हम परमाणु बम नहीं बना सकते। और उन्होंने ये आह्वान किया कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु बम या शस्त्र हैं, वो इन शस्त्रों को, परमाणु बमों को ख़त्म करें, जिससे कि विश्व शांति स्थापित की जा सके। उन्होंने राष्ट्रमंडल के संबंध में भी एक नीति का आह्वान किया, जो 1985 में बहामासा जो राष्ट्रमंडलों का सम्मेलन हुआ, राष्ट्रों के देशों का सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की जो नीति चल रही है उसको पूर्णतः ख़त्म किया जाए और राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों को उसमें सहयोग करना चाहिए। तो स्पष्ट नीति के आधार पर उन्होंने इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध किया। उसके उपरांत उनके विचार आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा जिन 3 बिंदुओं के ऊपर विश्व का ध्यान आकर्षित किया और जिन बिंदुओं को उन्होंने जोर भी दिया और संपूर्ण विश्व से आह्वान किया कि वो इन बिंदुओं के ऊपर सहयोग करे या इन्हें लागू करने में सहयोग दे। ये 3 बिंदु थे। सैन्य प्रतिस्पर्धा, अर्थात सैन्य प्रतिस्पर्धा को रोका जाए। विश्व शांति के लिए राष्ट्रों के मध्य चल रही सस्तीकरण की दौड़, जो हथियारों की दौड़, परमाणु अस्त्रों की दौड़, उसको सदा के लिए रोका जाए, जिससे कि विश्व शांति स्थापित हो, मानव कल्याण किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा बिंदु जो दिया, विकासशील देशों में बढ़ता हुआ आर्थिक संकट। विकासशील देशों के मध्य और विकसित देशों के मध्य जो उस दौर में जो एक सीमा रेखा के आगे बढ़ के जो बंटवारा हो चुका था, जो गैप बन चुका था, उस गैप को पाटा जाए। अर्थात विकसित और विकासशील देशों के बीच में समन्वय स्थापित हो, संवाद स्थापित हो
और विकासशील देशों का विकसित देशों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विकास भी किया जाए। एक उन्होंने ये बिंदु रखा। तीसरा बिंदु था दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को पूर्णतः समाप्त किया जाए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप श्वेत और अश्वेत इस रंगभेद नीति के आधार पर पूर्णतः गृह युद्ध में उलझा हुआ था, जो मानव कल्याण के लिए एक अभिशाप बन चुका था। अतः राजीव गांधी जी द्वारा 1985 में 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ये आह्वान किया कि उपनिवेशवाद को सदा के लिए समाप्त किया जाए और रंगभेद को भी सदा के लिए समाप्त किया जाए, जिससे कि मानव कल्याण स्थापित हो सके, विश्व शांति कायम हो सके। तीसरा जो अगला बिंदु आता है, जापान के साथ संबंधों में उन्होंने सुधार किया और 1988 में जापान की यात्रा के दौरान उन्होंने जापान के साथ 2 समझौते किए। प्रथम समझौता था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना और दूसरा बिंदु था व्यापारिक समझौता। अर्थात जापान के माध्यम से जो समझौता हुआ उसके द्वारा भारत में पहली बार तकनीक का हस्तांतरण हुआ, अर्थात हमारे देश में तकनीक का आगमन हुआ। ये राजीव गांधी जी की विशेष देन रही कि भारत अब दूसरे देशों के आयात पर टिका हुआ नहीं होगा, परंतु अब भारत के अंदर ही तकनीक के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म दिया जाएगा। इसके बाद राजीव गांधी जी के विचार आते हैं कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों में सुधार किया जाए। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने के दौरान उन्होंने चीन की यात्रा की, जापान की यात्रा की और बांग्लादेश की भी यात्रा की। जापान ने पाकिस्तान की यात्रा की और बांग्लादेश की यात्रा की। खासकर बांग्लादेश के साथ जो संबंध को सुधारने का प्रयास किया। 1985 में भारत बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे के संबंध में एक समझौता किया, जो गंगा नदी के पानी को लेकर के दोनों देशों के बीच में अब तक तनाव भरा वातावरण बना हुआ था, उसको उन्होंने सदा के लिए मिटाने का प्रयास किया। तो 1987 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और श्रीलंका के साथ एक शांति समझौता भी किया, जिसके माध्यम से राजीव गांधी जी द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच में तमिल समस्या जो एक विवाद का विषय बन चुकी थी, उसको सदा के लिए समाप्त करने का प्रयास किया और समझौते का नाम दिया राजीव जयवर्धने समझौता। ये समझौता कोलंबो में संपन्न हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंधों में मधुरता स्थापित हुई। इसके अलावा उन्होंने 1988 में चीन की यात्रा की और उन्होंने कहा कि पहले जो चीज़ें घट चुकी हैं उनको तो सदा के लिए मिटा देना चाहिए, उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि आधुनिक युग में, आधुनिक इस 21वीं सदी के दौर में हमें एक पड़ोसी राष्ट्र के साथ मजबूत संबंध बनाने होंगे जो विकास के लिए अति आवश्यक हैं। अतः जो जमी हुई बर्फ़ थी उसको पिघलाने का प्रयास राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया और 1962 के बाद वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चीन की यात्रा की और दोनों देशों के बीच संबंध बनाने का भी प्रयास किया। इसके अलावा पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया हक के साथ उन्होंने वार्ता की, संबंध बनाने के प्रयास किए और पाकिस्तान की यात्रा भी की। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए थे उन राष्ट्रों की उन्होंने यात्रा करके संबंध सुधारने के प्रयास किए। गुटनिरपेक्ष संगठन, श्रीमती गांधी की हत्या होने के उपरांत राजीव गांधी जी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष बने और उन्हीं के प्रयास से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आगे प्रगति लेता रहा। उन्हीं के प्रेरणा से परिणाम स्वरूप 1985 में भारत में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष का युवा सम्मेलन भी संपन्न कराया, जिसमें गुटनिरपेक्ष की नीति के माध्यम से विश्व शांति में सहयोग देने के लिए विश्व जगत का आह्वान किया। उसके बाद बिंदु आता है सार्क सम्मेलन आयोजित करना, अर्थात राजीव गांधी जी के द्वारा एक प्रयास
ऐसा रहा जिसके द्वारा पड़ोसी राष्ट्रों के साथ खासकर दक्षिण एशियाई महाद्वीपों में शांति स्थापित हो, आपस में समन्वय स्थापित हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, आपस में राष्ट्रों के बीच में आर्थिक सामाजिक संबंध भी कायम हों। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी जी द्वारा दक्षिण एशियाई महाद्वीप के उन 7 राष्ट्रों के बीच 1985 में एक समझौता कराने का प्रयास किया। एक जो ढाका में सार्क सम्मेलन आयोजित हुआ, ढाका में इसका निर्माण हुआ, जिसके द्वारा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ऐसे देशों को मिला करके इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम दिया सार्क, साउथ एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अर्थात दक्षिण एशिया के उन देशों के बीच में संबंध कायम करके उपमहाद्वीप में आपस में समन्वय सहयोग स्थापित करके जो विवाद के बिंदु हैं उनको सदा के लिए समाप्त करके एक भाईचारे के साथ आगे बढ़ा जा सके। इसी को ध्यान रखते इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अफगानिस्तान के संदर्भ में इन्होंने कहा कि भारत ने हस्तक्षेप करेगा, न किसी प्रकार के अड़ंगेबाजी के में भाग लेगा। भारत हमेशा विश्व शांति में सहयोग प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से लगा लो, राष्ट्रमंडल के माध्यम से लगा लें, गुटबेग संगठन के माध्यम से लगा लें या सार्क सम्मेलन के माध्यम से लगा लें। राजीव गांधी जी ने अपने प्रयास के माध्यम से, विश्व शांति में अपनी विदेश नीति के माध्यम से भारत की स्पष्ट विदेश नीति रखते हुए अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया, जिससे भारत की विदेश नीति 21वीं सदी के अनुकूल बन सके। धन्यवाद। राम अवतार मीना।